नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग जो यूजीसी नेट पेपर 1 का है उसका प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 21 नवंबर का जो 2021 का था उसको देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए थे। अब 28 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने मैथ्स का जो सेगमेंट था उसको स्किप कर दिया है और 28 से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने और भी 2019 के और 2020 के और 2021 के भी कुछ पेपर के वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगामी जो हम लोग वीडियो बनाएं उसको भी देख सकें और जो हम लोगों ने बना रखे हैं उन तक भी आप पहुंच सकें और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इसके अलावा भी हम लोगों ने हिस्ट्री का कुछ वीडियो बना रखे हैं, तीनों सेगमेंट का, प्राचीन का, मिडेवल का और आधुनिक भारत का। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल में उसको देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका अलग ही महत्व होता है। तो आप लोग इनको ज़रूर लगा लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 28 नंबर से। क्वेश्चन क्या है? महान क्रिकेट खिलाड़ी सुधीर का कहना है कि मेडिसल्फा साबुन स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि यह वस्तुतः सही होगा। तो उपर्युक्त तर्क किस प्रकार के संप्रेषण दोष कारित किया गया है? स्ट्रॉमैन, काकब गौड़ा, असंबद्ध व्यक्ति का हवाला देना, अज्ञानता का हवाला देना और स्लिपरी स्लोप। तो ये अज्ञानता का हवाला देना होगा। कोई भी चीज़ वही चीज़ है कि अगर उस ऐड में दे रखा है तो वो ज़रूरी थोड़ा ना है। ये अभी हम लोगों का इसमें केबीसी में भी आ रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का जो केबीसी है उसमें यही तो हो रहा है कि मैंने अभी जो ऐड हुआ था उसमें यही इस बात पे फोकस दिया जा रहा है कि मैंने ऐड में देखा था इसलिए इतना ही होगा। तो ऐड की बात अलग होती है, उसको सुन के हमें उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए कि हाँ उन्होंने कहा तो ये सही है। दिया गया कथन अज्ञानता के हवाला देने को अभिव्यक्त करता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रभाव में आकर उसकी अतार्किक बातों को भी तार्किक समझता है तो उसमें अज्ञानता दोष व्याप्त होता है। ठीक है, खुद देखिए, खुद समझिए, खुद जानिए। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के कथन है, न्याय दर्शन में तर्क का विषय मुख्यतः विचार है और इसका शाब्दिक निरूपण केवल आकस्मिकता का विषय है। नेक्स्ट है, न्याय परंपरा में किसी तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाना है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या एक और दो दोनों सही होंगे? इसका न्याय दर्शन में तर्क का महत्व होता है और तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाना है। तो क्या होता है इसमें? न्याय दर्शन ए सही होगा इसका। न्याय दर्शन में भारत के 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। यह दर्शन तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों की बात करता है। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग न्याय दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना, क्योंकि न्याय दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं, जो 20 में भी और 21 में भी। तो आप लोग जरूर इनको क्वेश्चन को देख लेना। न्याय दर्शन भारत के 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। यह दर्शन तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा दोनों की बात करता है। अनुमान के संदर्भ में न्याय दर्शन विशिष्ट है। दर्शन एवं तर्क में आकस्मिकता उन प्रस्तावों की स्थिति है जो प्रत्येक संभावित मूल्यांकन के तहत न सही है न गलत। विदित हो कि न्याय परंपरा में किसी तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भित निष्कर्ष तक पहुंचाना होता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तुम गोल्डन पियर ब्रांड का फ़ोन खरीदना चाहते हो। किसी के भी हाथ में गोल्डन पियर के फ़ोन अच्छे लगते हैं और सभी बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों इसे लिए हुए देखे जा सकते हैं। तो प्रयुक्त में कौन सा हेत्वाभाव वचनबद्ध है? रेड हेरिंग, भटकाना, दुर्घटना का हेत्वाभाव, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, बालग्रह, अपील टू फोर्स और लोकोत्तेजक युक्ति। तो ये लोकोत्तेजक युक्ति है कि कोई और कर रहे हैं और में मतलब ये भी हो जाएगा कि हाँ और में ये भी हो जाएगा कि कुछ फेमस हस्तियाँ कर रही हैं तो आप क्या बोल रहे हो कि उसको करो। ठीक है,
तो क्या है इसमें, दिए गए कथन में लोकोक्ति युक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस हेतुभाव में लोगों को इस तरह से भ्रम में डाला जाता है कि अमुक तर्क इसलिए सत्य है क्योंकि बहुत से लोग इसे मानते हैं। CAE का मतलब क्या है? CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ना, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। CAE का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग है। CAE उत्पादन के डिज़ाइन में सुधार करने के लिए प्रदर्शन अनुकरण के माध्यम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग है। यह उद्योग में इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान में सहायता करता है, जिसमें उत्पाद प्रक्रियाओं में विनिर्माण उपकरणों का सिमुलेशन, सत्यापन और अनुकूलन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कथन है, कंप्यूटर का हार्डवेयर उसके भौतिक एवं मूर्त विशेषताओं को निरूपित करता है, उसके भौतिक एवं मूर्त विशेषताओं को निरूपित करता है। और कथन सेकंड है, प्रयोक्ता की अपेक्षा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सॉफ्टवेयर है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कथन एक सत्य है लेकिन दो असत्य है। ठीक है, तो हार्डवेयर जो होता है वो देखने जो बाहर होता है उसका होता है ना, भौतिक विशेषताएं होती है ना, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपेक्षा के अनुसार नहीं होता है प्रयोक्ता के, कि मतलब देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक एवं मूर्त भागों को दर्शाता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU और GPU। CPU, अच्छा CPU तो देखेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय स्थापित करता है। अतः स्पष्ट है कि प्रयोक्ता की सुविधा हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम बना बनाया प्रोग्राम है। यह प्रत्येक प्रयोक्ता के अपेक्षा के अनुसार नहीं बनाया जाता है। ठीक है, कि किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ, तो ऐसा नहीं है। अपेक्षा के अनुसार नहीं होता है। इसमें क्या है, अगला है क्वेश्चन, घर्षण पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कृतिका अपना विज्ञान परियोजना प्रस्तुति बना रही है, यह वाक्यांश जोड़ना चाहती है। रुकिए 1 मिनट, सॉरी। घर्षण पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कृतिका अपना विज्ञान परियोजना प्रस्तुति बना रही है। वह अपने प्रत्येक पृष्ठ के नीचे घर्षण पर प्रस्तुति यह वाक्यांश जोड़ना चाहती है। उसे किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? तो उसे फुटर का प्रयोग करना चाहिए। किसका? फुटर। क्या होता है इसमें, किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए डॉक्यूमेंट के पेज के नीचे कुछ महत्वपूर्ण सूचना, जैसे डॉक्यूमेंट का नाम, अध्ययन का शीर्षक, पेज संख्या, पेज निर्माण की तारीख आदि दर्ज करने को फुटर कहते हैं। इस प्रकार की सूचना को जब पेज के ऊपर दर्ज किया जाता है तो उसे हेडर कहते हैं। हेडर मतलब हेडिंग ही ना, स्टार्टिंग का, और फुटर मतलब लास्ट में। अतः कृतिका द्वारा अपने विज्ञान परियोजना में घर्षण पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए पृष्ठ के नीचे घर्षण पर प्रस्तुति वाक्यांश का जोड़ना फुटर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन है, डेटाबेस तार्किक रूप से प्रदत्त से संबंधित है। और सेकंड है, असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव एवं कंप्यूटर को एक साथ लाना है। तो इसके क्या होगा, इसके ए सही है लेकिन 2 गलत है। क्या है इसमें, क्या हो जाएगा इसका? C हो जाएगा, मानव एवं मशीन को साथ मिलाना, सेकंड था ना। हाँ, क्या है इसमें, डेटाबेस तार्किक रूप से संबद्ध डेटा का संग्रह है जो आवश्यकता पड़ने पर सूचना को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज होती है ये। अंकों व अक्षरों में से बना न्यूमोनिक कोड जिसका एक निश्चित अर्थ होता है असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। जो न्यूमोनिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? असेंबली लैंग्वेज होते हैं। जैसे ऐड जोड़ने के लिए, सब घटाने के लिए आदि। जैसे एडिशन के लिए ऐड हो जाता है, सबट्रैक्शन के लिए सब होता है, मल्टीप्लाई के लिए MUP कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना। विभिन्न कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर एड्रेस के लिए मतलब ऐसे ही समथिंग होता है। विभिन्न कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर पैकेज में न्यूमोनिक्स कोड अलग हो सकते हैं। असेंबली भाषा का असेंबलर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। असेंबलर द्वारा बदला जाता है इसमें। असेंबली भाषा मशीन भाषा की अपेक्षा सरल होती है और इसमें त्रुटियां भी कम होती हैं। ठीक है, तो क्या था इसमें सेकंड, असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव एवं कंप्यूटर को एक साथ लाना है, नहीं केवल चेंज करना होता है उसमें ना।
ब्लॉकचेन का उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य है डेटा को सुरक्षित करना, ठीक है। ब्लॉकचेन, इसमें क्या है? ब्लॉकचेन का उद्देश्य डेटा को सुरक्षित करना है। ब्लॉकचेन ऐसी तकनीक है जहाँ डिजिटल करेंसी के साथ किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर सुरक्षित रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इसमें ब्लॉक होते हैं, एक एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होती है, मतलब वही चीज़ डिजिटल वो होता है। इसमें क्या होता है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल सार्वजनिक वही खाता है जिसमें प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज होने पर इसे ना तो वहाँ से हटाया जा सकता है, ना तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण लेन देन के लिए किसी विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे बैंक आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। इसका सर्वप्रमुख उदाहरण क्रिप्टो करेंसी में है, और इसको अभी क्रिप्टो करेंसी को बहुत सारे जो देश है ना उन्होंने अलाउ कर दिया है। अपना खुद का जो मतलब नेशनल उसमें है, उसमें भी नेशनल करेंसी में भी उसको लाया है, और हमारे इंडिया में भी इस चीज़ की बात हो रही है, प्रोसेसिंग चल रही है हर चीज़ इसका पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाले घास पात हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करती है जब इसे पोषक तत्व से भरे हुए अपशिष्ट जल जैसे घरेलू मल जल पर उगाया जाए। तो हाँ, ये सही होगा। अगला है वाटर हास्टिंग, सेल्विनिया और डकवीड जलीय खरपतवार के कुछ उदाहरण हैं। हाँ, तो दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। क्या है इसमें? जब किसी जलीय स्रोत जैसे झील, तालाब, जलाशय आदि में वाही जल द्वारा उर्वरक अपशिष्ट जल जैसे घरेलू मल जल आदि का संचयन होता है तो जल की पोषकता में वृद्धि होने से जलीय खरपतवार जैसे घास पात की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसे सुपोषण, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिससे जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी में वृद्धि हो जाती है तथा जल में इसमें क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन होती है उसकी कमी पड़ने लगती है तथा जल में घुलित ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, मतलब जो डीओ होता डिसॉल्व जो ऑक्सीजन होती है ना उसमें कमी हो जाती है, जिससे अन्य जलीय जीव जो होते हैं जैसे मछलियाँ वगैरह आदि मरने लगते हैं और जलीय पारिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वाटर हरासिंथ हो रहा, हाँ, सेल्वेनिया और डकवीड जलीय खरपतवार के उदाहरण हैं। अगला है सूची मिलान करना है। ई कचरा संगठक उनके प्रयोग दिए गए हैं, तो मरकरी और पीसीवी और क्या है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेट्स है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में शायद पीसीबी होगा, ठीक है। इंसुलेशन, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स और कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफार्मर। कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर ये पीसीबी पे ही होते हैं ना। और चलिए इसका देख लेते हैं, एक्चुअली में कंफर्म नहीं हूँ कुछ चीज़ों में। इसका हो जाएगा डी, हो जाएगा 3412। तो क्या हो जाएगा? पारा का जो होगा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स हो जाएगा, और पॉली पीसीबी का क्या हो जाएगा? हाँ, पीसीबी का कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर, क्योंकि पीसीबी जो होती है ना, जो क्या कहते हैं पीसीबी को, जो जिस पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं उनको, ट्रांसफार्मर को या फिर कैपेसिटर्स को, उसे कहते हैं पीसीबी। और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में होते हैं, और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसका इंसुलेशन होता है, ठीक है। तो क्या है इसमें? एलसीडी फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स के फ्लोरोसेंट लैंप में थोड़ी मात्रा में मरकरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो पीसीबी होता है पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स सुगंधित एवं एक संश्लेषित रसायन जो विषाक्त प्रकृति का होता है। पीसीबी का रासायनिक सूत्र C12H10N और ClN क्लोरीन N, जहाँ N = 1 एंड 1 से 10 है। पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल का प्रयोग कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत उपकरणों में कूलेंट की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग सफाई वाले विलायक, साबुनों और उर्वरकों में भी होता है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिकॉर्ड्स ऑर्गेनिक सिंथेटिक पॉलीमर है। यह एक पर्यावरणीय प्रदूषक है। जो आईसी चिप होती है ना, जो जिस पे हम लोग, जैसे आपने देखा होगा किसी भी टीवी वगैरह में या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी डिवाइस है ना, उसमें जो
वो जो सर्किट होता है मेन जहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, तो उसमें जो पदार्थ यूज होता है ना वो पीसीबी कहलाता है, हम लोग उसी से वो होता है पूरा। और क्या है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेट्स ऑर्गेनिक सिंथेटिक पॉलीमर है। यह एक पर्यावरणीय प्रदूषक है। और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेट्स VFR का प्रयोग प्लास्टिक में आग से क्षति को कम करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग थर्मोस्टेटिक उत्पाद जैसे पॉलीयूरेथीन, फर्नीचर फोम, घरेलू उपकरणों और विद्युत उपकरणों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कारपेट आदि में किया जाता है। जो PVC है वो कृत्रिम थर्मोप्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। प्लास्टिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित उच्च बहुलक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का प्रयोग विद्युत उपकरणों के इंसुलेशन में, प्लास्टिक का सामान आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला है विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का भारत का हिस्सा लगभग है तो 3% है नाभिकीय ऊर्जा का, जो कि अब मुहिम चल रही है इसको बढ़ाने की। क्या है इसमें, 31 मार्च 2023 तक भारत में न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 6780 मेगावाट है, जो कि देश में, ये कुछ देखा जाएगा इसमें 23 नहीं होना चाहिए, जो कि देश में कुल विद्युत उत्पादन में 1.7% हिस्सेदारी रखता है। मतलब क्या है, 1.7% है इसमें। वर्तमान में भारत में कुल 22 संचालित रिएक्टर्स हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का पूछ रहा है इसमें। तो अगला है खतरनाक पदार्थ और मुख्य स्रोत दिए गए हैं। तो लेड, PCB और बेंजीन, विनाइल क्लोराइड्स। तो विद्युतीय इंसुलेशन में कौन सा होगा, ये PCB ही होगा विद्युतीय इंसुलेशन में। और प्लास्टिक इंडस्ट्रियल प्रयोग में क्या होगा, पेंट में लेड हो जाएगा। और चलिए इसका देख लेते हैं इसमें क्या है, प्लास्टिक ये होगा 3142। तो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, लेड, देखो पेंट हो जाएगा, लेड क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। और विनाइल क्लोराइड्स का क्या हो जाएगा, विद्युतीय इंसुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युतीय इंसुलेशन हो जाएगा, नहीं सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 लेड का पेंट हो जाएगा। और जो PCB है, PCB का मैंने बताया था विद्युतीय इंसुलेशन ही होगा। हाँ, और बेंजीन क्या होगा, बेंजीन होगा हमारा क्या है, 4th है। तो इसमें क्या होगा, गैसोलीन हो जाएगा बेंजीन का। विनाइल क्लोराइड से उसका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक इंडस्ट्रियल उपयोग में हो जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं यूज करते हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है, लेड अकार्बनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के ग्रुप 14 का सदस्य है। इसका परमाणु क्रमांक 82 एवं परमाणु भार 207.2 है। इसका संकेत Pb होता है। लेड का प्रमुख है गैलेना एवं सिरुसाइट है। लेड का प्रयोग मिश्र धातु बनाने, नाभिकीय अनुसंधान, कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंग बनाने में होता है। लेड का प्रमुख स्रोत गैलेना अयस्क है। लेड की थोड़ी मात्रा पृथ्वी के क्रस्ट में लेड सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। लेड मानव क्रियाओं जैसे खनन, रिफाइनरी, लेड युक्त पेट्रोल, लेड एसिड बैटरी एवं पेंट, इलेक्ट्रॉनिक कचरे आदि को भी उन्मुक्त होता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCB एक संश्लेषित रसायन है। क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स का प्रयोग कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, अन्य विद्युत उपकरणों में कूलेंट की तरह तथा विद्युतीय इंसुलेशन में होता है। यही चीज़। बेंजीन जो होता है, हाइड्रोकार्बन बेंजीन का सूत्र C6H6 है। इसका उपयोग घोलक के रूप में ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई में, गैसोलीन के रूप में, विस्फोटकों के निर्माण में, एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में होता है। विनाइल क्लोराइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा उच्च बहुलीकृत प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC कृत्रिम थर्मोप्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। PVC का प्रयोग विद्युत उपकरणों एवं प्लम्बरिंग आदि में किया जाता है। जो पाइप होते हैं, अब देखिए आप PVC वाले पाइप आते हैं, जो प्लास्टिक वाले जो आते हैं ना, जो प्लास्टिक के पाइप से फिटिंग होती है, वो PVC ही होता है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ISA के बारे में निम्नांकित में से कौन सा था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो गलत है, ये तो हमारा गुड़गांव में है। यह भारत फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है। तो हाँ, ये सही है बिल्कुल।
तो ये सही हो जाएगा, सही पूछ रहा है ना। भाग लेने वाले अधिकतर देश दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, ये सही नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में ही होंगे। हस्ताक्षरकर्ता देश 121 हैं। तो और अगला है अधिकतर सूर्य की रोशनी से दीप्त देश इसमें भागीदार है। हाँ, तो ई सही है, बी सही है, बी और ई तो सही हैं ही, और बाकी डी सही है। हस्ताक्षरकर्ता देश 121 हैं। ये जो विषुवत रेखीय देश है ना, जो उष्णकटिबंधीय वाले हैं, उनको उसमें वो किया जाता है। एक क्या है इसमें अंतर्राष्ट्रीय, तो क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आंसर इसका। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा पेरिस में COP21 सम्मेलन के दौरान 2015 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य तीव्र एवं व्यापक सौर ऊर्जा की स्थापना द्वारा पेरिस जलवायु समझौते के क्रियान्वयन में भागीदारी करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 105 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं एवं 86 देशों ने इसकी पुष्टि भी की है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के अधिकतर भागीदार देश कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच सूर्य की रोशनी से दीप्त हैं और इसका मुख्यालय जो गुरुग्राम में है। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा था कौन सा सत्य है, तो ये लोग डी को सत्य मान रहे हैं, जबकि वही चीज़ है कि जो डी है ना हस्ताक्षरकर्ता, ये 121 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो उष्णकटिबंधीय जो उसमें क्षेत्र में आ रहे हैं ना, वो 121 है देश। अगला है अभिकथन दिया है, तर्क दिया गया है। अभिकथन क्या है, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की तुलना में विज्ञान के क्षेत्र में शोध हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। केवल आर्थिक रूप से संपन्न देशों में ही विज्ञान और उच्च गुणवत्ता वाले शोध संभव हैं। तो व्याख्या नहीं है, बाकी हाँ ये भी सही है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि यही है, लेकिन हाँ ये भी सही है कि हाँ ये है। ठीक है, इसमें मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। चूँकि विज्ञान में प्रयोगों का अधिक व्यय होता है, इसलिए इस पर अधिक व्यय आता है। चूँकि आर्थिक रूप से संपन्न होने की स्थिति में ज्ञान पर शोध बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सकता है, इसलिए कथन 2 भी सत्य है। अगला है कथन है शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है। कथन सेकंड है भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं। तो दोनों सही होंगे, दोनों। ये क्या लगा है, 1 मिनट, दोनों गलत हैं। शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है, ये क्या बोल रहे हैं, दोनों गलत हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें क्या है, शोध करने का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं विचारों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है, इसलिए कथन एक असत्य है। क्या है इसका उद्देश्य, ज्ञान में मूलभूत योगदान करना नहीं है। इसमें क्या है, इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं विचारों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना होता है। तो एक असत्य। और सेकंड क्यों असत्य है, क्योंकि भारत की उच्च शिक्षण संस्थाएं विभिन्न शोधों एवं शोध लेखों के माध्यम से समाज देश को आगे बढ़ा रही हैं, इसलिए कथन 2 भी असत्य है। क्यों, इसमें क्या लिखा था, बढ़ा नहीं रही है क्या, ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही है। तो इसमें हाँ वही है कि इसमें उच्च से विभिन्न शोधों एवं शोध लेखों के माध्यम से समाज और देश को आगे बढ़ा रही है। चलो अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती हैं। थोड़ा सा ये PDF खराब आ रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। हालांकि मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग उसको माइंड करना, तो आ जाएगा समझ में। क्या है, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। ठीक है, क्या है इसमें है दिए गए कथनों में वाक्य सी
ही उच्च शिक्षण संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। समावेशी संस्थान में विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र आते हैं एवं उनकी भौतिक परिस्थितियों एवं उद्विकास का एक जैसा नहीं होता, इसलिए कुछ विशिष्ट कारकों के द्वारा संवेदनशील विद्यार्थियों के लिए मानकों का स्तर भी अलग निर्धारित किया जाता है। या आरक्षण वगैरह है या फिर स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना इसमें जो दिया जाता है। इस तरह संस्थाओं में चयन में एक समान कसौटी किसी संस्थान को समादेशिता को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं? सम्मेलन परिचर्चाओं का आयोजन करना, प्रोत्साहित करना है ना, कि प्रोत्साहित कौन करता है गुणवत्ता को? सम्मेलन परिचर्चाओं को आयोजित करना, तो ये बिल्कुल प्रोत्साहित करेंगी। विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों के निजीकरण के माध्यम से जो शोध नहीं करते उन संकाय सदस्यों के लिए कठोर दंड के तंत्र की रचना के द्वारा, और संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध करा के। तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा? ए, बी और ई हो जाएगा ना। तो क्या है इसमें? हाँ, ए हो जाएगा इसका आंसर। सम्मेलन परिचर्चा और अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ शोध और संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध करा के। अगला क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन ये तो पढ़ने ही लायक नहीं है, छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है संस्थाएं और विषय क्षेत्र हैं। तो ICSSR और DST, ICSR और ICPR, छोड़िए इसको, मैं देख लेती हूँ इसमें क्या है। ICSSR का पूर्ण रूप इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल, ICSSR, ठीक है, ये तो सही है फर्स्ट वाला। क्या है इसमें? इसमें है ICSSR है फर्स्ट वाला, ठीक है। और सेकंड क्या है इसका? सेकंड है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है? 1 मिनट, DST है, ठीक है। और थर्ड क्या है? ICSR है। ICSR का पूर्ण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ICMR है, ठीक है। थर्ड है ICMR है ये, ठीक है। और फोर्थ क्या है? फोर्थ है ICPR, ठीक है। क्या है? ICPR, PR ही था ना। 1 मिनट, ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च का, ठीक है। तो देखो, फिलोसफिकल किससे होगा? ये तो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड होगा। और ICMR किससे होगा? आयुर्वेद से रिलेटेड होगा। और DST क्या था इसका? इसका था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस विज्ञान से रिलेटेड होगा। और जो ICSSR है ये सामाजिक विज्ञान से होगा, सोशल साइंस से ना। तो ठीक है, ये इसका क्या हो जा रहा है? D हो जा रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बस वही थोड़ा सा धुंधला हुआ है, अगर क्लियर होता तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। इसमें ICSSR का पूर्ण रूप जो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1969 में, मतलब सोशल साइंस रिसर्च जो हुआ है उसकी कब हुई थी? 69 में। वही सामाजिक से आप अगर मतलब लगाना चाहें तो समाजवाद कब आया था हमारे उसमें? बैंकों का सामाजिकरण, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये किया गया था 69 में, तो 69 ही इसी का है, तो इसी टाइम हुआ था। इसका एक क्या होता ना, उस टाइम की जैसे कोई विशेष घटना याद रखो तो वो चीज़ याद हो जाती है। तो अगर आप ऐसे याद कर सकते हो, तो मैं क्योंकि इस टाइप से याद रहता है तो मैं बता रही थी इसका कि 69 में बैंकों का हुआ था, तो उसी टाइम सामाजिक विज्ञान का भी अब हम लोग कर सकते हैं कि समाज से रिलेटेड जो था रिसर्च, जो सोशल साइंस से रिलेटेड हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। DST का पूर्ण रूप डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसकी स्थापना मई 1971 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और
डिपार्टमेंटल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, 71 में। तो हाँ बिल्कुल, इस आप कहोगे कि इससे क्या हो गया, तो इससे बिल्कुल 71 में हम लोगों का बांग्लादेश युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और साइंस हर चीज़ का वो हुआ था यूज, तो उसको हम लोग मान सकते हैं। और ICSR का पूर्ण रूप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या चिकित्सा विज्ञान एवं आयुर्वेद से संबंधित, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ICPR का पूर्ण रूप इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी तथा जुलाई 1981 में इसका कार्य आरंभ किया गया, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और अब इसके अलावा हम लोग अगला पेपर देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा आपका जुड़ाव बना रहे। और आज के लिए धन्यवाद।